नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उत्तम पटेल। और जैसे कि पहले वीडियोज़ में मैं कुछ चीज़ें कोरोना से अपडेट, कोरोना से रिलेटेड कुछ बातें बताई हैं, और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा है कि कितनी कंट्रोवर्सी हो गई है एलोपैथ, आयुर्वेद और एलोपैथ को लेकर। अब क्या होता है कि ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप सही हैं और आपको कोई गलत बोल रहा है और आप अपने आप को सही बताने के लिए अगर स्टैंड नहीं लेते हो, खड़े नहीं होते हो, उसके बाद भी अगर आप शांत रहते हो, तो यहाँ पे सीधे सीधे ये मैसेज जाता है, पब्लिक भी ये मान लेती है कि आप गलत हो। इसलिए आप एक लेवल तक आप दब सकते हो, आप शांत रह सकते हो, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं अब ये चीज़ इस लिमिट के ऊपर है, तो वहाँ पे आपको आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और रियलिटी बतानी पड़ेगी। क्योंकि पब्लिक वही देखती है जो उनको दिखाया जाता है, जो उनको बताया जाता है। आपको कोई गलत बोल रहा है, झूठा बोल रहा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, लोगों को प्रूव करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी वो मानेंगे कि आप सही हैं और जो आपको झूठा बोल रहा है वो झूठा है। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आयुर्वेद और एलोपैथ में क्या फ़र्क है और रियलिटी क्या है, जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आज देश में पूरी खड़े हो गई है। बाबा रामदेव जी का जो स्टेटमेंट था, और फिर टीवी पर डिबेट भी कर रहे हैं, और उसके बाद भी वो किस तरह से चैलेंज कर रहे हैं एलोपैथी को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, जो एक मेडिकल स्टूडेंट जो डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ें क्या है कि आपको बीमारी, डॉक्टर जब कोई मेडिकल स्टूडेंट जब मेडिकल कॉलेज में जाता है तो उसको पहले क्या होता है, जैसे आपको जिस चीज़ के डॉक्टर बनना है, जिस चीज़ की बीमारी का इलाज करना है, पहले उसके बारे में आपको जानना पड़ता है। मतलब यह है कि जैसे हम आदमी, इंसान के डॉक्टर अगर बन रहे हैं तो इंसान के शरीर, जो ये शरीर है, इसके बारे में हर चीज़ हमको पहले जानना पड़ेगा। यहाँ से सर के बाल से लेकर नीचे पैर के जो नाखून होते हैं, नाखून तक, बाहर से लेकर अंदर तक कितने अंग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से। अब जैसे यहाँ बाल हुआ, फिर खोपड़ी हुए, आँख हुआ, कान हुआ, मुंह के अंदर जो गले हुए, इधर नसें हुई, फिर हार्ट हुआ, लंग हुआ, किडनी हुआ, पैंक्रियाज हुआ, लीवर हुआ, ठीक है, फिर आँत हुई, बड़ी आँत, छोटी आँत, कोलन हुआ, फिर उधर किडनी हुआ, ब्लैडर हुआ, यूरेथ्रा हुआ, कितने अंग हैं। ये तो मैं बड़े बड़े अंग बता रहा हूँ। उन अंगों के अंदर कितने पार्ट्स हैं, उसमें जब आप हो जाओगे, जैसे लीवर हुआ, लीवर के अंदर जब आप जाओगे तो आपको लीवर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, कितने तरह के सेल्स होते हैं, अब लीवर का काम क्या है, किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद जब ये सब आप जान जाओगे, तो फर्स्ट ईयर में जाओगे, जब MBBS हो या BA MS हो, कहीं भी आप जाते हो, तो पहले उसके बारे में बताया जाए। जैसे आप मान लीजिए मैकेनिक्स हैं, या इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मान लीजिए आप टीवी बनाते हैं, तो टीवी के अंदर, टीवी कोई खोल के दे देगा तो आप उसके अंदर जितने सर्किट हैं, ये देखो कैपेसिटर है, एक कंडेंसर है, ये रजिस्टर है, ये यहाँ पे सर्किट है, यहाँ पे AC है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, यहाँ से करंट यहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहेगी, तभी आप उसमें अगर कोई बीमारी होगी, मतलब उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा, तभी आप उसको फट से पकड़ोगे और यहाँ पे लाके बता दोगे कि यहाँ पे ये जो है ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर जब तक वो जानोगे नहीं आप, तब तक आप बता ही नहीं सकते, तब तक उसमें जो डिफेक्ट है, जो कमी है, उसको सही नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अब एक क्वालिफाइड जो डॉक्टर होता है, उसको सारी चीज़ें, हमारे शरीर के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन ये शरीर इतना बड़ा होता है, इतना विशाल होता है कि एक आदमी के बस का है नहीं। जैसे मैं हूँ, मैं हर चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं हूँ या कोई भी हो, वो हर चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं होता है। 15 साल तक आदमी पढ़ता है, MBBS करता है, MD करता है, DM करता है, या MBBS MS MCH करता है, तब जाके एक चीज़ का स्पेशलिस्ट बनता है। जैसे कोई आँख का स्पेशलिस्ट है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कोई हार्ट का है तो कार्डियोलॉजिस्ट, कोई लीवर का है तो हिपैटोलॉजिस्ट, ठीक है। इतना सब करने के बाद एक चीज़ का स्पेशलिस्ट बनते हैं। और फिर भी अगर उनसे आप पूछोगे, अगर किसी हिपैटोलॉजिस्ट से आप पूछोगे कि आप ये बताइए कि लीवर के कितने काम हैं, तो वो जब गिनाना चालू करेगा ना, तो उसमें भी 2-3 पॉइंट वो मिस कर देगा, जबकि 15 साल पढ़ा है, ठीक है। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या बाबा जी जैसे तरह तरह के वो बोल रहे हैं कि लीवर सिरोसिस ठीक कर देते हैं। लीवर, पहले आप उनसे ये पूछे कि लीवर होता क्या है, लीवर का काम क्या है, वो बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। जब उनको लीवर के कितने काम होते हैं, क्या क्या काम करता है लीवर बॉडी में, यही नहीं बता सकते, तो वो ये कैसे बता सकते हैं कि वो लीवर सिरोसिस ठीक कर सकते हैं? सिरोसिस इज इरिवर्सिबल चेंजेज। सिरोसिस अगर 70 से 80% लीवर का हो गया तो उसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता। लीवर सिरोसिस ठीक करना, जो कि 70-80% अगर सिरोसिस हो चुका है किसी का लीवर, सिरोसिस मतलब वो इरिवर्सिबल हो गया, पूरी तरह से डैमेज हो गया है, डेड हो गया है उतना पार्ट, तो उसको अगर आप ठीक कर सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप डेड मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हो। ये तो इस तरह का क्लेम हुआ, ठीक है। लीवर सिरोसिस के बाद का स्टेप जो होता है वो होता है लीवर ट्रांसप्लांट। यानी उसके बाद उस आदमी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो लीवर को हटाओ, क्योंकि वो डेड हो चुका है, बेकार हो चुका है, अब उसको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं ये बताता हूँ, ये मैं एक एग्जांपल दिया।
अब जैसे बाबा जी बोलते हैं शुगर, ठीक है, शुगर का इलाज कर देते, पहले उनसे पूछिए कि शुगर होता क्या है। कोई उनसे पूछे कि शुगर होता क्या है। शुगर मतलब ये शुगर बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, शुगर जो चीनी जो खाते हैं शुगर, पहले ये पूछिए कि शुगर कितने टाइप के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कौन से शुगर, क्या हर मीठी चीज़ शुगर होती है या जो मीठी नहीं होती वो शुगर नहीं होती। उनसे पूछे कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से पौधों में पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रकार सिंथेटिक होते हैं, कौन कार्बोहाइड्रेट नेचुरल होते हैं, कौन इजीली डाइजेस्ट होते हैं, किससे ग्लूकोज का खतरा ज़्यादा बढ़ता है, क्या सारे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बढ़ाते हैं, शुगर बढ़ाते हैं। पहले तो ये पूछिए उनसे, फिर उनसे पूछे कि ये शुगर बीमारी होती कैसी है, शुगर का कंट्रोल शरीर में नॉर्मली कहाँ से होता है, इंसुलिन कहाँ से बनता है, इंसुलिन कैसे काम करता है, शुगर। अभी मैं इस पर सब कुछ आता हूँ, सब कुछ आता हूँ। तो जब आपको उसके नॉर्मल उसके बारे में ही नहीं, क्योंकि ये अभी जो मेडिकल स्टूडेंट है उससे पूछोगे भैया कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं तो वो खुश हो जाएगा। शुगर कितने टाइप के होते हैं, इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन बनता कहाँ से, इंसुलिन का एक्शन क्या है, कैसे एक्ट करता है, एग्ज़ाम जो कि पढ़ रहा है वो नहीं बता सकता और बाबा जी उसको इलाज कर दे रहे हैं उसका। ठीक है, मैं उस पर आता हूँ। पहले मैं आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद की अच्छाइयाँ मैं आपको बता दूँ। मैं अभी सीधे आपको आयुर्वेद की बुराई नहीं करना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। अब देखिए, आयुर्वेद में जो है ढेर सारे, देखिए आयुर्वेद से उन सारी, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि आयुर्वेद से किसी बीमारी का इलाज नहीं होता, आयुर्वेद से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन वो कौन सी बीमारियाँ रहेंगी, किस तरह की रहेंगी, वो मैं आपको बता दूँ। अब जैसे आप खाना खाते हैं, खाने में क्या है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ठीक है। और खाने का हमारा मेजर पार्ट, सबसे ज़्यादा पार्ट जो हम खाते पीते हैं वो कहाँ से आता है, पेड़ पौधे, फल फ्रूट, साग सब्जी, इन्हीं से हमारा पूरा खाना आता है। जो अपने आप को मांसाहारी बोलते हैं वो भी खाते क्या हैं, साग सब्जी, पेड़ पौधे, फल फ्रूट यही खाते हैं, क्योंकि मांस खाते हैं। मांस जिसका खाते हैं, जैसे बकरे को खाते हैं कोई, तो बकरा के अंदर वो प्रोटीन, वो फैट, वो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया, पत्थर खा के नहीं आया, ईंट खा के नहीं आया, मिट्टी खा के नहीं आया, क्या खा के आया, वही साग सब्जी, फल फ्रूट वही खा के आया। तो आप बकरे को खाइए या साग को खाइए, घुमा के आए चाहे सीधे आए, लेकिन आ वहीं से रहा है। तो जितने भी साग सब्जी हैं, फल फ्रूट्स हैं, जितने भी, वो सब क्या हैं, सारा हमारा जो खाना आता है, खाना वो सब पूरी तरह से वहीं पे आता है। और खाने में सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। अब विटामिन जो होते हैं, विटामिन कई टाइप के विटामिन होते हैं। अब कोई ये पूछेगा बाबा जी विटामिनों का नाम बता सकते हैं क्या, क्योंकि ये सब वही बता सकता है जो क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड मतलब जो मेडिकल स्टूडेंट है, जो 5 साल 7 साल पढ़ाई किया है, रगड़ के पढ़ाई किया है, वो बता सकता है। वो भी बेचारा पूरी तरह से नहीं बता। कोई MBBS पास आउट हुआ है ना, जाके उससे पूछो कि कितने टाइप के विटामिन होते हैं, सभी विटामिन के नाम बताओ और किस विटामिन की डिफिशियंसी से क्या बीमारी होती है, विटामिन की कमी से क्या बीमारी होती है, बताओ, नहीं बता पाएगा। ठीक है। और बाबा जी आपने ऐसा कौन सा क्वालिफिकेशन किया है कि आपको हर चीज़ का पता है, हर चीज़ का नॉलेज है और हर चीज़ का इलाज आप कर देते हैं। विटामिन का नाम बता दीजिए आप, अगर आपको इतना, और किस विटामिन की कमी से क्या रोग होता है, क्या बीमारी होती है। तो विटामिन की कमी, अब विटामिन की कमी मान लीजिए, जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ, विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि विटामिन ए की कमी से जो है बच्चों में, स्पेशली बच्चों में जो है रतौंधी होती है, रात में बच्चों को दिखता नहीं है। ठीक है। उसमें कैरोटीन होता है, कैरोटिनाइड, जो कि विटामिन ए कहाँ से मिलता है, ज़्यादातर गाजर, मूली, सलजम, इस तरह के जो वो होते हैं वहाँ से ज़्यादा मिलता है ये। तो अब उनको रतौंधी हो गई, रतौंधी भी एक बीमारी है। अब अगर पतंजलि का या आयुर्वेद का कोई भी कंपनी या कोई भी वो बनाती है जिसमें विटामिन ए मतलब गाजर यानी प्राकृतिक स्रोत से मिला के उसको बना दिया, अगर वो बच्चों को खिलाएंगे तो उससे आराम मिल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सही है, इसको कोई गलत नहीं बोलेगा इस बीमारी का इलाज। इसी तरह और विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ढेर सारे विटामिन आते हैं। ठीक है। 7-8 विटामिन के नाम आते हैं। वो सब भी ज़्यादातर पौधों से ही प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों, उनकी कमी से बीमारियाँ होती हैं, बेरी, पेलाग्रा और क्या क्या तरह तरह की बीमारी होती हैं, तो वो भी आप खाएंगे आयुर्वेद से तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। विटामिन सी भी, उससे जो है होते हैं ढेर सारे घाव हो जाते हैं, ओट फटने लगते हैं, अल्सर होने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें आयुर्वेद का आप अगर खाओगे तो ठीक हो जाओगे। ठीक है। पेट की प्रॉब्लम हुई, डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें जो है फल फ्रूट, फाइबर खाओगे, फाइबर वाली चीज़ें खाओगे तो पेट का डाइजेशन अच्छा रहेगा और डायरिया और ये इस तरह का लूज मोशन बहुत कम हो जाता है, बहुत लेवल से वो कंट्रोल कर लेता है। ठीक है। और ढेर सारे एंटीबायोटिक्स, कई सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो प्लांट से निकले होते हैं। ठीक है। वो प्लांट से निकलते हैं, तो वो एंटीबायोटिक, और वो एंटीबायोटिक जो लैब में आपको टैबलेट फॉर्म में मिलते हैं, वही एंटीबायोटिक वो प्लांट्स में भी होते हैं। ठीक है। तो प्लांट्स के एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन भी एक तरह से फंगस से निकला होता है। मलेरिया की दवाई जैसे क्विनीन होती है, क्विनीन, सिंकोना एक पौधा होता है, सिंकोना। ठीक है। सिंकोना से निकला होता है, उसके बार्क से बनता है क्विनीन। तो क्विनीन अगर कोई आयुर्वेदिक दवाई बनाती है, वो पाउडर बनाती है, वो भस्म देती है या जो भी देती है, उससे खाएंगे तो मलेरिया ठीक हो जाता है। लेकिन मलेरिया के लिए और 20 दवाइयाँ हैं जो कि एलोपैथ में बनी हुई हैं, क्योंकि क्विनीन से ही सारी बीमारियों का, सारे मलेरिया का इलाज नहीं होता। मलेरिया में भी कई टाइप होते हैं, तो और टाइप जो बहुत सीरियस हो जाते हैं तो क्विनीन, क्योंकि क्विनीन के भी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए और दवाइयाँ उसमें ढेर सारी, मेफ्लोक्विन, प्राइमाक्विन, ठीक है, और आपके ये सब रहते हैं, आर्टीमीथर, आर्टिसोनेट, ढेर सारे
सब एक आदमी को याद नहीं रह सकता सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो सब आती हैं, तो वहाँ पे जब क्विनिन काम नहीं करता तो वो करती हैं वो सब, ठीक है। अब तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ढेर सारी चीज़ें जो प्लांट्स से बनती हैं, प्लांट्स जो सोर्स हैं, ठीक है, प्लांट्स जो सोर्स हैं, तो उनमें विटामिन आ गए हैं, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन्स, ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स आते हैं, एंटी मलेरियल आते हैं, ठीक है। एट्रोपिन जो कि किसी को जैसे सांप को काटता है तो ब्राडिकार्डिया होता है, एट्रोपिन बनता है, वो भी एक प्लांट से बनता है जिसको एट्रोपा बेलाडोना कहते हैं। एट्रोपिन हो गया, ठीक है, धतूरा हो गया, और ऑपियाइड जो मॉर्फिन होते हैं, मॉर्फिन से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं जो कि वो बहुत अच्छी पेन किलर होती हैं। ऑपियाइड्स जो हैं जिसको मॉर्फिन बोलते हैं, मॉर्फिन से ढेर सारे अलग अलग बहुत दवाइयाँ एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती हैं, उनको ऑपियाइड्स बोलते हैं। वो बहुत अच्छी पेन किलर होती है। हार्ट अटैक या कैंसर दर्द के बड़े जो दर्द होते हैं जो बाकी दवाइयों से नहीं ठीक होते, वो ऑपियाइड से ठीक होते हैं। तो वो सब भी पेड़ पौधों से ही बनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधे से बनने वाले इन सब की कमी से, इन विटामिन की कमी से, इनकी कमी से, ये जो एंटीबायोटिक, ये सब इलाज करते हैं, ये सब बीमारियों में इफ़ेक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद का मतलब सब बेकार नहीं है, ये सब इफ़ेक्टिव हैं। इफ़ेक्टिव क्यों हैं? क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं, ये सब दवाइयाँ इसमें भी आपको मिलती हैं। यहाँ से जो मिलता है वो कैसा मिलता है? इम्प्योर। कैसा मिलता है? इम्प्योर मतलब अशुद्ध रहता है। अशुद्ध का मतलब वो प्योरिटी नहीं रहती, वो फिक्स नहीं रहता, ठीक है। तो वो, लेकिन अब जैसे इतना कोई आप चूरन खाओगे तो उसमें इतना ही वो मेन केमिकल जो होगा वो इतना ही होगा जो उसके काम का होगा, जो एक्सट्रैक्ट होगा। बाकी जो है फालतू की चीज़ है, लेकिन वो पेट में जाती है वो तो निकल जाती है। जो मेन है उसका केमिकल है वही काम करता है, ठीक है। तो ये कैसा हुआ? इम्प्योर, अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध हुआ। या क्रूड मतलब जैसे वो मिला है उसी तरह से उसको खिला देते हैं। तो अशुद्ध अगर कोई चीज़ है, और यहाँ इधर से यही दवाइयाँ जो इधर से प्रोटीन या फैट, विटामिन, इन सब के जो टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन जो भी आते हैं, या एंटी मलेरियल एंटीबायोटिक, ये क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। ये क्या होते हैं? शुद्ध मतलब प्योर का मतलब ये अशुद्ध है। इसलिए आप कभी भी ये देखेंगे कि आयुर्वेद में कभी डोज नहीं होता है, कोई डोज नहीं होता। कभी आपने देखा है कि कहीं डोज में लिखा हो कि ये चूरन जो है 50 ग्राम खाना है या 25 mg या इतना ग्राम, ऐसे कुछ लिखा नहीं रहता। उसमें एक अंदाज के बन जाता है, हाँ 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, 1 गोली शाम को खाना है। लेकिन यहाँ पे फिक्स होता है, भैया ये है तो 20 mg का है, 20 mg खाना है, बीडी खाना है, बीडी मतलब 2 बार खाना है। ये 50 mg का है, ये 1 ग्राम का इंजेक्शन है या टैबलेट है। यहाँ पे डोज फिक्स है। देखो तो केमिकल जो अंदर है उसमें भी यही है, उसमें भी यही है, लेकिन यहाँ पे ये शुद्ध है। ये कंपनी से प्यूरिफाइड हो गया है, प्योर हो गया है, शुद्ध हो गया, उसका डोज फिक्स हो गया है। और यहाँ पे डोज फिक्स नहीं हुआ क्योंकि ये प्योर नहीं है। काम ये भी वहीं करेगा, काम वो भी वहीं करेगा, साइड इफेक्ट इसका भी वहीं रहेगा, क्योंकि असली केमिकल उसके अंदर तो वही है जो इसमें है। तो साइड इफेक्ट जितना इसका रहेगा उतना ही इसका भी रहेगा, ठीक है। तो यानी कुछ बीमारियां हैं जिनमें ये काम कर रहा है, जो कि पौधों से। अब क्या है कि बाकी जो मेडिसिन होती हैं, बाकी मेडिसिन जो होती हैं, जो एक तो पेड़ पौधों से इन सबसे प्राप्त हुआ, वो तो ये उन पेड़ पौधों से निकाल के बना लेते हैं। बाकी जो मेडिसिन होती हैं सिंथेटिक होती हैं। सिंथेटिक मतलब लैब में इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एक केमिकल है, एक और केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट जो है एक मेडिसिन हो गया, जो किसी बीमारी में जाके वो काम करेगी, वहाँ पे ये फ़ायदा पहुँचाएगी, ठीक है। एलोपैथ का एक और एडवांटेज ये है, तो ये जो नेचुरल वाली हैं इनको तो ये बना ही रहा है, वो शुद्ध तरीके से बना रहा है, ये अशुद्ध हैं। बाकी क्या है, और जो सिंथेटिक हैं, जो केमिकल के रिएक्शन से बनाया गया है, वो चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी। हज़ारों लाखों दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो लैब में बनाई जाती हैं, सिंथेसिस होती हैं। जो नेचुरल वाली हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं और उनको तो ये बनाता ही है। बाकी जो नहीं होती हैं उनको ये केमिकल सिंथेसिस लैब में बनाते हैं, ठीक है। अब ये दवाइयाँ जो लैब में बन रही हैं, वो दवाइयाँ यहाँ पे नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन नहीं कराया जाता। तो ये दवाइयाँ जो हज़ारों लाखों दवाइयाँ ये सब बन रही हैं, जो सभी बीमारियों में प्रयोग हो रही हैं, उन बीमारियों का इलाज इससे संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंथेसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। और चीज़ें बताते हैं आपको। इमरजेंसी बीमारी किसको बोलते हैं? कोई भी बीमारी जिसमें इंसान की जान का खतरा रहे, अगर उसका सही टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो वो जान जा सकती है या चली जाती है, उसे इमरजेंसी बीमारी कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल, किसी को हार्ट अटैक आ गया, चेस्ट पेन हो गया, हार्ट अटैक एकदम
हार्ट जो है बंद होने वाला है, ठीक है। ऐसे में मतलब हार्ट में ब्लॉकेज आ गया है, ब्लॉकेज आ गया है तो उसको तुरंत इमरजेंसी चाहिए। इमरजेंसी या तो खून पतला करने वाले इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। अगर वो सब नहीं लगा तो या तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा या तो उसको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए लेना पड़ेगा, स्टेंट डालना पड़ेगा तुरंत। अगर वो सब नहीं हुआ तो मर जाएगा। इमरजेंसी में आपका सांस फूलने लगा, आपको स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाने पड़े या इनहेलर अगर सही टाइम पे नहीं दिया तो वो भी मर जाएगा, सांस फूल के चोक करके मर जाएगा। किसी का शुगर 500-600 से ज़्यादा हो गया, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में है, अभी उसका जो है सांस फूलने लगा, फेफड़े में पानी भर गया है, अभी उसको अगर तुरंत इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लगे तो वो क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया 200/100 आ गया और इतना ज़्यादा बीपी उसको ब्रेन हेमरेज हो गया अगर, तो ऐसे में क्या है कि अगर बीपी कंट्रोल नहीं हुआ तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और ब्रेन हेमरेज हो जाएगा तो मर जाएगा। बीपी कंट्रोल करने के लिए क्या, इंजेक्शन, बीपी के जो बीपी कम करने वाली दवाइयाँ आती हैं उनके इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे उसको। इंजेक्शन लगाओगे तभी बीपी तेज़ी से कम होगा, नहीं तो वो ब्रेन हेमरेज या कुछ हो जाएगा, वो पैरालाइज हो जाएगा या तो मर जाएगा, ठीक है। तो इमरजेंसी, ठीक है। अब ये देखिए, इनके अलावा ये इनको तो कवर कर रहा है इमरजेंसी। इमरजेंसी को कौन ठीक करता है, तो जो भी इमरजेंसी बीमारियां हैं, इमरजेंसी, इसको कौन ठीक करेगा, ये कभी ठीक कर पाएगा क्या? आपने कभी सुना है कि किसी आयुर्वेद में कोई इंजेक्शन आता है? वो देखो, इमरजेंसी मैंने जितनी इमरजेंसी बताई, शुगर का, हार्ट अटैक का, इतना सबके इंजेक्शन है। बीपी बहुत ज़्यादा बड़ा, उसके इंजेक्शन, क्योंकि वहाँ पे टैबलेट दोगे तो उतना टाइम नहीं है पेशेंट के पास कि टैबलेट खाए फिर 1 घंटे में पचे वो, फिर उसका इफेक्ट आए। यहाँ पे तुरंत क्या है, इंजेक्शन देना पड़ेगा। इंजेक्शन दोगे, आयुर्वेद में कोई बताएगा कि आज तक कोई इंजेक्शन ऐसा है आयुर्वेद में जो सीधे इंजेक्शन दे दो, बीपी कम कर दे, इंजेक्शन दे दो, शुगर कम कर दे, इंजेक्शन दे दो, उसका सांस का तकलीफ कम हो जाए, इंजेक्शन दे दो, उसका हार्ट अटैक का ब्लॉकेज घुल जाए, खत्म हो जाए, ऐसा कुछ है क्या? तो इमरजेंसी को इससे इमरजेंसी का किसी का इलाज नहीं हो सकता। अगर गलती से भैया किसी को इस तरह का कोई दिक्कत हो, इमरजेंसी आए, तो कभी आयुर्वेदिक चूर्ण या पतंजलि का कोई प्रोडक्ट खा के ये ना सोचे कि मैं ये खा लूँगा तुरंत मेरा ये कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दूसरा क्या है, सर्जिकल बीमारीज। अब किसी को फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई भैया, तो उसका उससे इलाज हो जाएगा क्या? किसी का मोतियाबिंद हो गया, आँख डैमेज हो गया है पूरी तरह से, उसका आयुर्वेद से इलाज हो जाएगा क्या? किसी के अंदर ट्यूमर बन गया है, ब्रेन में ट्यूमर बन गया बड़ा सा, उसका इलाज हो पाएगा क्या? किसी के किडनी में कैंसर बन गया है, उसका इलाज हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो उन सब चीज़ों के लिए जो सर्जरी है उसका भी इलाज ये नहीं कर सकता। इमरजेंसी का कोई इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास इंजेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और इमरजेंसी में ज़्यादातर इंजेक्शन ही लगते हैं, इंजेक्शन नहीं दे सकते। सर्जरी वाली बीमारियाँ जितनी हैं, और बाकी ये सब जो सिंथेसिस करने, सिंथेटिक मेडिसिन है, सिंथेटिक मेडिसिन यहाँ पे नहीं है, सिंथेटिक मेडिसिन, ठीक है, ये सिंथेसिस वाली मेडिसिन नहीं है। जैसे शुगर के लिए ज़्यादातर दवाइयाँ क्या हैं, सिंथेटिक हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक हैं, वो जो टैबलेट आते हैं वो सिंथेटिक हैं। इंसुलिन, आयुर्वेद में कहीं आपको इंसुलिन मिलेगा क्या? आयुर्वेद में इंसुलिन मिलेगा क्या? इंसुलिन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आयुर्वेद में इंसुलिन नहीं मिलेगा। इंसुलिन सिंथेटिक होता है, डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, वो किसी पेड़ पौधे में इंसुलिन नहीं मिलता भैया। तो वो सिंथेटिक मेडिसिन ये हो गया, ये सब सर्जरीज हो गई। इमरजेंसी जितनी हुई उन सब का इलाज नहीं कर पाएंगे। ये किनको इलाज करेंगे? जिनके विटामिन की कमी से, इनकी कमी से, इनके जो कुछ एंटीबायोटिक निकलते हैं, कुछ एंटी वो निकलते हैं, एंटी फंगल निकलते हैं, इस तरह की चीज़ें जिनको ये मिलता है, तो ये इन चीज़ों को भी ये बनाते हैं, इसको भी कवर करता है। लेकिन इन सब चीज़ों को आयुर्वेद कवर नहीं कर पाएगा, आयुर्वेद का इसमें कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर कोई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जब आप जाएंगे, हमारे कितने साथी, कितने फ्रेंड आयुर्वेदिक मेडिकल, पूरे देश में कितने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत हैं, और बच्चे वहाँ पे करते हैं, पढ़ते हैं। अब कोई आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट है तो उसको भी सारी मेडिकल साइंस पढ़ाई जाती है। मतलब उनको एलोपैथी वाला, जो एलोपैथी पढ़ते हैं ना एमबीबीएस वाले बच्चे, वो सब्जेक्ट उनको भी पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि एलोपैथ ब्रॉड है, सब कुछ कवर करता है, लेकिन आयुर्वेद सब कुछ कवर नहीं कर सकता, सारी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। सारी क्या मतलब, बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, तो इसलिए उनको एलोपैथ पढ़ाया जाता है मॉडर्न मेडिसिन के नाम से। लेकिन आप एमबीबीएस कॉलेज में कभी ये नहीं सुनोगे कि एमबीबीएस वालों को आयुर्वेद पढ़ाया जाता हो। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद वाली सारी चीज़ें तो यहाँ हैं ही। आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे आयुर्वेद वाली दवाई नहीं बनती हो, लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, ये सब कुछ भी नहीं है, इसलिए इनको ये सब पढ़ाया जाता है। अब एक अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर है, अगर वो कुछ चीज़ बोलता है, कोई बताता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है और इस तरह का वो क्लेम करता है, तो उसकी बात को एक बार माना जा सकता है, क्योंकि वो पढ़ा है, 5 साल वहाँ टाइम दिया है, 5-6 साल लगाया है, स्टडी किया है। अब ऐसे ही कोई बिना किसी क्वालिफिकेशन के बाबा, देखिए मैं बाबा जी का अपमान नहीं करता हूँ, क्योंकि योग मैं उनको इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो योग गुरु हैं, और योग की वजह से आज भारत जो है पूरे दुनिया में जाना जाता है, और हमें हर उस चीज़ पर गर्व है जिसकी वजह से हमारे देश का नाम होता है। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपने देश से प्यार है, अपने देश के लोगों से, हर तरह के लोगों से प्यार हो या ना हो, लेकिन देश की बात आएगी तो उनसे, हमारी देश के आगे हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा देश सर्वोपरि है।
तो बाबा जी से, हमसे या किसी से पर्सनल कोई उनसे द्वेष नहीं है, लेकिन ये है कि जब एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाए तो वहाँ पे आपको रोक लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप रोकेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो जनता को यही लगता है कि ये सच है और ये झूठ है। अब आपको बता देता हूँ, आयुर्वेद का आप समझ गए, अब मैं बता देता हूँ कि आयुर्वेद जो है, अब यहाँ पे जितनी मेडिसिन होती हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मेडिसिन होती हैं इनका क्या होता है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। मतलब ये मेडिसिन जो काम करती हैं वो कैसे काम करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कोई आपको बोल दे कि भैया आप सुबह सुबह उठकर किसी का नाम 5 बार ले लो, ठीक है, भगवान का नाम तो नहीं, मैं जैसे कोई ऐसे बोल दे, बाबा कोई है, मान लीजिए कोई बाबा हैं, वो बोल दिए कि मेरा नाम सुबह सुबह उठकर लोगे तुम्हारा शुगर जो है 10 दिन में सही हो जाएगा। तो वो बोल दिया तो लोग जाके सुबह सुबह रोज़ उनका नाम लिया करेंगे और सोचेंगे कि शुगर सही हो जाएगा। तो अगर वो कोई इस तरह से बोलता है कि ऐसा करने से शुगर सही हो जाएगा, तो उनसे फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा, पब्लिक को भी पूछनी पड़ेगी कि कैसे ये नाम लेने से कैसे शुगर कम हो जाता है। एलोपैथ में क्या है कि कैसे आप कैसे पूछ सकते हैं और वही उसमें बताया जाता है। अब जैसे 2-3 उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, फिर जो है लास्ट में आपको बताऊँगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसमें आप कोई भी मेडिसिन है वो कैसे काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आपको कुछ भी आपको बोलता है फला चीज़ खाओगे तो ये बीमारी खत्म, फिर उसे आप पूछो कैसे, वो कैसे उस बीमारी को खत्म करेगी। उससे पहले तो आपको उससे पूछना चाहिए कि बीमारी क्या है, बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, वो बीमारी होती कैसे है, फिर उसका इलाज बताओगे ना। अभी देखो कैसे, अब जैसे किसी का बीपी बढ़ता है, अब बीपी बढ़ता है तो बीपी क्या होती है, ये नसें होती हैं, ये नस होती हैं, नस, ठीक है, नसें जो होती हैं जिसमें ब्लड बहता रहता है। बीपी क्या होता है, बीपी का मतलब नसों में ब्लड का जो प्रेशर बढ़ जाता है उसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और ब्लड प्रेशर भी उसका एक डेफिनेशन है। अब जैसे बाबा रामदेव बोलते हैं कि बीपी बढ़ाने की, बीपी कम कंट्रोल करने की उनके पास इलाज है। उनसे पहले आप पूछो कि बीपी क्या है, कब आप बीपी बोलते हो। एक 8 साल का बच्चा है, उसका बीपी 120/60 है, और एक 80 साल के आदमी हैं, उनका बीपी 130/60 है, 30/80 है, ठीक है। अब किसको बोलोगे, किसको बीपी की बीमारी है, इस 80 साल वाले आदमी में कि 8 साल वाले बच्चे में। पहले तो आप उनसे पूछिए कि बीपी किसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी किस लिमिट तक ब्लड प्रेशर होता है। बड़े बड़े जो डॉक्टर होंगे, MBBS करने वाले बच्चे बेचारे, वो याद करते रह जाते हैं कि बीपी किसको कहते हैं, डिफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कितने से ऊपर को बीपी कहेंगे, कितने से ऊपर को बीपी नहीं कहेंगे, और उसको कंट्रोल करके कहाँ तक लाएंगे। तो यही नहीं बता पाएंगे वो। जब वो यही नहीं बता पाएंगे ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो इसको कंट्रोल कहाँ से करेंगे वो। अब देखो, अब ये तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर कहते किसको हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर कहते किसको हैं ये हर कोई नहीं जान सकता, जो मेडिकल स्टूडेंट है वही बता सकता है, वही इसका डेफिनेशन बता सकता है कि कहाँ से कहाँ तक होता है। अब दूसरा स्टेप आता है ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है। अब हार्ट से जो ब्लड जाता है इसमें बह रहा है। अब यहाँ की जो दीवारें होती हैं, जो नसें होती हैं, नसों की दीवारों में रिसेप्टर होते हैं, जैसे अल्फा रिसेप्टर होता है और यहाँ पे बीटा रिसेप्टर होता है, ठीक है। मैं एक सिंपलेस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। अल्फा रिसेप्टर, अब हमारे शरीर में जो केमिकल होते हैं उसमें कैटेकोलामिन्स बोला जाता है, उसमें नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामिन, इस तरह के केमिकल होते हैं। वो क्या होते हैं कि केमिकल जनरली हमारे बॉडी में रहते हैं, लेकिन ये है कि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन और बहुत सारी कंडीशन, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करती है बहुत हो, तो वो केमिकल बॉडी में बहुत तेज़ी से रिलीज होते हैं। तो अल्फा को स्टिमुलेट, अगर इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे तो दीवारों में कॉन्ट्रैक्शन होता है, दीवारें सिकुड़ती हैं। अब दीवारें सिकुड़ती हैं, इधर से हार्ट जो है पंप कर रहा है ब्लड को पंप कर करके ये यहाँ से फेंक रहा है। अब यहाँ अल्फा रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होगा तो ये सिकुड़ेंगी तो ये कैसी हो जाएंगी, इतनी सक्रिय हो जाएगी। अब इसमें जब ब्लड वो बहेगा तो हार्ट बहुत प्रेशर लगा के बहाएगा, क्योंकि ये इतनी सक्रिय नली हो गई। तो इसमें क्या है, अब इसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस नस के अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो एक तो हार्ट पे बहुत दिक्कत आएगा, इसको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, और दूसरा ये प्रेशर अगर बढ़ेगा तो यही प्रेशर, ये नसें जो दिमाग में गई हैं, दिमाग में भी ये नसें जो ब्लड लेकर जा रही हैं, अगर उनके अंदर प्रेशर बहुत बढ़ गया तो एक टाइम के बाद ये नसें फट जाती हैं, और नसें फट जाएंगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगा। और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होगा तो ब्रेन से ही पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, और जहाँ ब्लीडिंग होगा तो उधर का एरिया, क्योंकि जैसे पावर हाउस है, पावर हाउस का अगर जिस एरिया से जिस इलाके की सप्लाई होती है, अगर वहाँ का पावर हाउस डैमेज हो गया तो उतने एरिया की बत्ती गुल हो जाएगी, तो इतना एरिया इसके पैरालाइज हो गया। तो बीपी बढ़ी हुई है, तो पहले तो बीपी बढ़ा हुआ है, तो बीपी कम करने के लिए अब क्या होगा कि ये अल्फा रिसेप्टर है, इसी तरह ये बीटा रिसेप्टर हैं, ये भी बीटा रिसेप्टर जो यहाँ पे पाए जाते हैं बीटा, वो बीटा 2 होते हैं जनरली, तो ठीक है, ये होते हैं, ये अल्फा वाले होते हैं। हार्ट में भी बीटा 1 होता है। अब हार्ट को बहुत तेज़ी से पंप अगर करा दोगे, हार्ट बहुत तेज़ी से, एक तो या तो यहाँ दीवार सिकुड़ जाए, या हार्ट बहुत तेज़ी से पंप करे तो भी बहुत ब्लड जाएगा, तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। अब प्रेशर कम करने के लिए अल्फा जो हैं, अल्फा इनके एंटागोनिस्ट होते हैं, इनके एंटागोनिस्ट जो होते हैं, एंटागोनिस्ट का मतलब जो दवाइयाँ इसके एक्शन को रोक देती हैं, अल्फा ब्लॉकर बोला जाता है, ठीक है। उसमें कई दवाइयाँ आती हैं, प्राइजोसिन,
ठीक है, टिमाइजोसिन और कई वो आती हैं, ये अल्फा का। इसी तरह यहाँ पे बीटा, ये बहुत तेज पंप करने लगेगा, ज़्यादा ब्लड जाएगा तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ से भी बीपी बढ़ जाएगा। तो इसको कम करने के लिए क्या आते हैं, बीटा ब्लॉकर आते हैं। बीटा ब्लॉकर आते हैं मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, लेविटोलॉल, ये सब जो है बीटा, इनके इंजेक्शंस भी आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी आ गई 200 अगर 110 बीपी किसी का आ गया तो उसको क्या टैबलेट खिला के कंट्रोल करोगे, नहीं, उसके लिए इंजेक्शन दोगे बीटा ब्लॉकर, ठीक है, बीटा ब्लॉकर दोगे या अल्फा ब्लॉकर दोगे। इसी तरह कैल्शियम चैनल, बीपी के लिए कम से कम 40 से 50 मेडिसिन बनी हुई हैं, 40 से 50 मेडिसिन, और ये सभी किसी पौधे से नहीं बनाई हुई हैं, ये लैब में बनाई जाती हैं। तो ठीक है, ये 40 से 50 मेडिसिन तो ये बीपी को कंट्रोल करती है। अब बाबा जी से कोई ये पूछे कि भैया बीपी किसको कहते हैं बताइए, वो ये नहीं बता पाएंगे। फिर पूछे उनसे कि बीपी कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो ये नहीं बता पाएंगे। अब मान लीजिए उनकी कोई मेडिसिन है, मान लीजिए ये कोई एक वो बता दिए, पतंजलि का कोई प्रोडक्ट बना दिया और वो बोल दिए कि ये मेडिसिन जो है बीपी को कम करता है। तो उनसे अगला सवाल आप पूछिए कि जैसे मैंने बोला बीटा ब्लॉकर कम करता है, कैसे कम करता है, यहाँ पे आके ये इसके एक्शन को धीमा कर देता है, तो फिर बहुत फोर्स नहीं लगता तो कम करता है। अब ये कैसे कम करता है, क्या वो बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जब ये नहीं बता सकते तो इसका मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये हवाई है, इससे जो है कोई कंट्रोल करने का कोई प्रूफ नहीं है। बीपी हो गया। शुगर क्या होता है, शुगर जैसे हमारे शरीर में शुगर बढ़ता है, ब्लड में शुगर बढ़ता है, तो शुगर को अब जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है कि शुगर हमारे ब्लड में से, अब लीवर के अंदर, लीवर जो है, लीवर के अंदर ढेर सारे सेल होते हैं, ग्लूट रिसेप्टर होते हैं, ग्लूट, उसमें भी T1, 2, 3, 4 कई टाइप के होते हैं। अब इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में से जो शुगर होता है उसको, इस रिसेप्टर मतलब चैनल होते हैं, गेट होते हैं, गेट को खोल देता है, उसके अंदर भर देता है, तो ब्लड में से शुगर लीवर में चला जाए। अब लीवर क्या करेगा, लीवर के पास जब इतना शुगर जाएगा तो क्या करेगा, ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब यानी कि जैसे आप मेमोरी में नहीं ढेर सारी चीज़ों को एक छोटे से मेमोरी कार्ड में भर देते हैं, ठीक है, तो वही काम करता है कि लीवर जो है इतने सारे शुगर को, ग्लूकोज को उसमें ग्लाइकोजन बना के, उसमें पॉलीसैकेराइड बना के उसमें इकट्ठा कर लेता है। फिर बाद में जब जरूरत पड़ती है, शुगर कम पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा ब्लड में देता रहता है और ब्लड से वो पूरे शरीर में जाता रहता है। अब ये कोई पूछेगा कि इंसुलिन क्या करता है, तो आप बता सकते हो कि इंसुलिन जाके एक तो लीवर में करता है, बाकी जो सेल हैं, बाकी और अंग हैं, वहाँ पे भी ये जाके इंसुलिन जो है शुगर को अंदर उसके सेल के अंदर पहुँचाता है, ठीक है। और भी जो शुगर के टैबलेट भी आते हैं वो भी इस तरह के काम करते हैं। कुछ जो है शुगर के अब्जॉर्प्शन को ही रोक देते हैं हाथ में, कुछ जो है अंदर जाके वो भी इसके अंदर भेजते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब अगर पतंजलि का कोई ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये शुगर के लिए दवाई है, तो उनसे फिर पूछिए कि ये करता क्या है, ये क्या करता है, कैसे जाके करता है। पूछिए अगला सवाल, ये शुगर को कंट्रोल करता है तो कैसे करता है। अगर वो ये बता दें कि ऐसे करता है, इसमें ये केमिकल है, ये बता दें, तो आप समझो कि ये सही है। नहीं कर सकते। ब्रोंकियल अस्थमा, अस्थमा जो होता है, सांस की नली जो होती है, इसमें कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, उसमें कुछ एलर्जिक एजेंट आते हैं, वो इनको टच करते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा सेक्रेशंस बढ़ते हैं, सेक्रेशन बढ़ने से दीवार थिकनिंग हो जाती है, और यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्टिमुलाई की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे आपकी सांस चोक होने लगती है, इस तरह से वो। तो इनके अब यहाँ पे बीटा रिसेप्टर होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं कि उनके एक वो क्या करते हैं कि जैसे उनको अगर स्टिमुलेट करोगे तो वो वहाँ पे उसको डायलेट कर देते हैं, और स्टेरॉइड वगैरह दोगे, जो ये इडिमा हुआ है, जो सूजन हुआ है, उसको कम कर देते हैं। इसीलिए जो भी स्थलीन देते हैं, स्टेरॉइड के इंजेक्शन देते हैं, वो देते हैं तो तुरंत सांस खुल जाती है। ये भी एक इमरजेंसी है, अगर इस टाइम पे ये सब नहीं मिला तो आदमी मर जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है क्या? अगर है कोई तो आप उनसे पूछिए कि ये क्या करती है, ये क्या वहाँ पर बीटा रिसेप्टर पर काम करती है, क्या काम करती है। तो अब ठीक उसी तरह कोई भी दवाई, अगर कोई भी प्रोडक्ट है, अगर कोई बता रहा है, मैं बार बार बाबा रामदेव की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अगर इस तरह का क्लेम कर रहा है, कोई वैद्य है, कोई हकीम है, अगर कोई पाउडर देता है, बहुत तो वैद्य होते हैं, वो राख दे देंगे आपको, राख दे देंगे, बोलेंगे ये बेटा राख लो, खा लो, आपका सब सही हो जाएगा। राख खाओगे तो उनसे पूछो बाबा कैसे सही होगा, ये कहाँ जाके क्या करेगा, बता सकते हैं क्या हो, पूछिए उनसे। तो फाइनली बात वहीं पे आ जाती है कि इसका उपयोग जो है लिमिटेड है। जो मैंने बताया कि प्लांट्स में वो सारी चीज़ें जो हमारे खाने पीने का पार्ट हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ और पेन किलर, मॉर्फिन, ओपियाइड या इस तरह के कुछ और सारी चीज़ें हैं जो प्लांट से बनती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी बनती हैं। प्लांट्स वाला अशुद्ध होता है, यहाँ पे वो शुद्ध होता है, प्योरीफाई होता है, ठीक है। और बाकी ढेर सारी चीज़ें सिंथेटिक होती हैं, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे नहीं होती हैं। तो इनसे अगर कोई पूछे कि हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है या पतंजलि में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। हर बीमारी तो छोड़िए, बहुत कम बीमारियों का इलाज यहाँ पे है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि अंग्रेजी दवाई, एलोपैथी दवाई तो केमिकल होती है, और केमिकल जितना खाओगे उतना शरीर में साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। भैया एक चीज़ मैं बता दूँ, केमिकल पे मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगा। आपको जो केमिकल का कन्फ्यूजन है कि केमिकल होता क्या है, ठीक है, कौन सी चीज़ केमिकल होती है और कौन सी चीज़ केमिकल नहीं होती, किसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, किसका साइड इफ़ेक्ट कम है, ये चीज़ें मैं बता दूँगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जो भी मेडिसिन अप्रूव होती हैं, मेडिसिन जो मार्केट में आती हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, ठीक है, ये किसी मेडिसिन को तभी अप्रूव करती है जब मेडिसिन का केमिकल स्ट्रक्चर, वो कैसे काम करता है ये, और उसके साइड इफ़ेक्ट
साइड इफेक्ट, ठीक है, और इफेक्ट, दो चीज़ होती है, इफेक्ट भी होगा और साइड इफेक्ट भी। किसी दवाई का जिस काम के लिए वो मेडिसिन बनाई गई है, अगर वो काम उसमें है उसका इफेक्ट हुआ, और वो काम के अलावा कुछ और काम कर रहा है जो नुकसानदायक है, उसे साइड इफेक्ट बोलते हैं। तो कोई भी दवाई जिसका इफेक्ट उसके साइड इफेक्ट से बहुत ज़्यादा होगा तभी वो मार्केट में आएगी, तभी वो पास होगी। अगर किसी का साइड इफेक्ट उसके इफेक्ट से ज़्यादा हुई तो वो मार्केट में नहीं आएगी, वो बैन लग जाएगा, उसमें बैन लग जाएगा, वो मार्केट में नहीं आएगी। जिसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होगा, इफेक्ट कम होगा, वो मार्केट में आएगी ही नहीं, वो बंद हो जाएगी। हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, लेकिन इफेक्ट उसका ज़्यादा, बीपी की जितनी दवाइयाँ हैं, शुगर की जितनी, सबका साइड इफेक्ट है, लेकिन साइड इफेक्ट से ज़्यादा उसका इफेक्ट है। इफेक्ट मतलब वो प्रभावशाली है, जिस चीज़ के लिए दे रहे हैं उसमें उसका काम उतना ज़्यादा है कि उसके साइड इफेक्ट को आप, जैसे आपको किसी से मोहब्बत हो गया, किसी से प्यार हो गया, तो उसमें हम कह रहे हैं 90 अच्छाइयाँ हों और 10 बुराइयाँ हों, तो फिर भी अब 90 अच्छाइयाँ तो हैं ना, तो उसके लिए आप उन 10 बुराइयों को की वजह से उसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये इफेक्ट ज़्यादा। अच्छा, इसको भी टेस्ट करने के लिए ट्रायल होता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। प्री क्लिनिकल मतलब पहले क्लिनिकल से पहले ट्रायल होते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, जानवरों पर होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होता है, आदमियों पर आता है, आदमियों पे वो दवाइयाँ टेस्ट की जाती हैं अलग अलग तरह के, फिर डाटा इकट्ठा किया जाता है कि कितना % लोगों को फ़ायदा कर रहा है, कितना में नुकसान किया जा रहा है। वो सारी चीज़ करने के बाद तब वो मार्केट में पास होती है। आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यही नहीं पता कि ये कैसे काम करती है। बाकी वही उतनी चीज़ें जिनका मैंने बता दिया पहले, जो प्लांट से निकलती हैं, जिनका प्रूव है कि उनका ये काम है और ऐसे काम करती है, वो भी यहाँ पे जो ये भी बनाते हैं उसको, ठीक है। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये हुआ, अब इतने से आप समझ गए होंगे कि आयुर्वेद और एलोपैथ में कौन कितना कवर करता है, कौन कितना बड़ा है, किसमें सारी बीमारियों का इलाज संभव है, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये गाड़ी है भाई, गांव में कीचड़ में फंस गई है, कीचड़, बरसात में कीचड़ बहुत हो जाते हैं, तो वो गाड़ी वाला ड्राइवर वहाँ पे जो लोग थे उनसे बोला कि भैया धक्का मार दो, गाड़ी फंस गई है, गाड़ी को निकालना है कीचड़ में से। अब यहाँ पे देखो, तो गांव में बच्चे भी घूमते रहते हैं ये, ठीक है, तो ये बच्चे भी एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और धक्का देने लगते हैं जी लगा के पूरा, ठीक है, और ये बड़े लोग भी धक्का देंगे, गाड़ी बाद में निकल जाती है। अब ये जो छोटे बच्चे होते हैं, इनको ये लगता है कि ये पूरी गाड़ी जो है मेरे दम पे ये निकली हुई है, इनको ये लगता है कि ये जो गाड़ी निकली है वो मेरे दम पे निकली हुई है, ठीक है। तो यही अंतर है आयुर्वेद में और एलोपैथ में। जबकि सच्चाई क्या है, गाड़ी किसके दम पे निकली है, इनके दम पे, लेकिन ये बच्चे जो है इनको लगता है कि ये हमारे दम पे निकली है। तो आयुर्वेद अगर इन सब चीज़ों को कवर करती है, ये ठीक है, ये आयुर्वेद का गोला है, ठीक है, ये इन सब बीमारियों को कवर करती है आयुर्वेद। तो एलोपैथ क्या करती है, और ये इन सबको आयुर्वेद कवर नहीं कर पाती है। एलोपैथ क्या करता है, एलोपैथ इनको भी कवर कर लेता है, इसको तो कवर करता ही है, प्लस इसको भी कवर कर लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बीमारी का इलाज एलोपैथ में है। बहुत सारी बीमारियां अभी ऐसी हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं हो पाया है, और ये रिसर्च चलता रहता है, रिसर्च उस पर चलते रहते हैं, स्टडी चलती रहती है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो आज भी इलाज नहीं हो पाता है, बट ये है कि आयुर्वेद है और ये एलोपैथ है, बस इतना सफिशिएंट है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि बाबा रामदेव, इनका जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि ये योग गुरु हैं, और योगा में इतने अच्छे अच्छे आसन और ये सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं वो इतनी तरह से बॉडी को एक्सरसाइज कर देती हैं ना, कि उससे जो है योगा जो है ये बीमारी को आने ही नहीं देती। ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अगर आपके शरीर में जितने अंग हैं वो सही से पूरी तरह से काम अच्छे से करते रहेंगे तो क्या होगा। अभी आप एक चाकू नहीं लाए मार्केट से, चाकू, अगर उससे आप सब्जी काट रहे हैं, वो कर रहे हैं, और एक आदमी लाया अपना चाकू, वो जो है ला के रख दिया घर में, अलमारी में रख दिया, 2 साल बाद अगर आप देखेंगे जिस चाकू का यूज हुआ है तो ये चमकता रहेगा, ये चमकेगा और इसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, ठीक है। हमारे शरीर के जितने अंग हैं वो, उनको अगर योगा कराते रहोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे तो वो चमकते रहेंगे, उनमें बीमारी जंग लगने की बहुत कम चांसेज है। और जो ऐसे ही छोड़ दोगे, तो योगा के लिए
बाबा गुरुदेव के लिए हमारे पास बहुत सम्मान है, बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन ये है कि जिन लोगों को अगर ये लगता है कि आयुर्वेद में ही सारी बीमारियों का इलाज है, तो मैं उनसे बस यही पूछना चाहूँगा कि जितनी बीमारियाँ मैंने बताया, इमरजेंसी हुई, सर्जरी हुई, वो हुई या जितनी बीमारियाँ और जो मैं बताया हूँ जो इलाज होती हैं, उसके अलावा जो जैसे इंसुलिन का उदाहरण दिया, बीपी का उदाहरण दिया, उन सब का, तो अगर वहाँ पर कोई क्लेम करता है कि ये दवाई बीपी को कम करती है, तो उनसे ये पूछिए कि कैसे कम करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। ये सवाल अगर आपको, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की कोई चीज़ है तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ तक पहुँचना चाहिए और उनसे जवाब मिलना चाहिए कि हाँ ये कैसे काम करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और जो उनको पूरी तरह से इस तरह से ऐसे मानते हैं जैसे कि वो सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ पतंजलि से है, तो ऐसे लोगों के भ्रम को भी दूर करें और उनको भी बचाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बहुत ज़्यादा इस वीडियो में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैंने जैसा बताया कि अगला वीडियो में मैं केमिकल पे बात करूंगा। जो आपके दिमाग में एक बैठा रहता है कि अंग्रेजी दवाइयाँ सब केमिकल होती हैं और उस केमिकल के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, तो उस पर मैं चर्चा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।